तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो भी हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको अगर हमें अपने बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल करना है तो वो हम कैसे करें। तो सबसे पहले हाँ, हमारे जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, एक जो कंपनी के द्वारा जितने भी ऑप्शन हमको दिए गए हैं, भीम, वितरन, एचपी पे, एचपी रिफ्यूल, बीबी पे, ये सारे ट्रांजैक्शन एक तरफ, और एक कुछ वितरक जो एक्स्ट्रा यूज करते हैं वो हो जाता है पेटीएम क्यूआर कोड। पेटीएम क्यूआर कोड से जो ट्रांजैक्शन आते हैं वो भी काफी हद तक यूज किए जाते हैं, पर हमारे सेल्स पोर्टल पे कहीं नहीं दिखते। तो आप इन सब का रिकंसिलेशन कैसे करना है, उसके लिए हमको तीन चीजें चाहिए। एक हमारी सेल्स पोर्टल की रिपोर्ट। सबसे पहले सेल्स पोर्टल में जो हम न्यू कनेक्शन ईएसवी में जाते हैं और यहाँ से रिफिल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकालते हैं। सेकंड चाहिए हमें पेटीएम की रिपोर्ट, पेटीएम क्यूआर कोड की रिपोर्ट, जो हमें यहाँ से नहीं मिलती। तो उसके लिए आपको अपना पेटीएम अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। आप पेटीएम बिजनेस लिखे गूगल पे तो ये साइट आ जाएगी। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना पेटीएम का पासवर्ड डालना है और जो ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे वो डालना है। लॉगिन में करके आपको दिखा नहीं सकता, पर मैंने लॉगिन अभी कर रखा है। और आपको उसके लिए फिर ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी होगी। और तीसरा चाहिए आपको बैंक स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। एक बैंक स्टेटमेंट मैंने डाउनलोड कर रखा है मंगलम गैस का। और हाँ, ये मान के चलते कि आप किसी भी बीच की डेट का कर रहे हैं, आप काफी टाइम तक यहाँ बिजनेस में रहे नहीं रहे, बाहर से आए हैं, या आप रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, तो मैं महीने की डेट का भी नहीं, बीच की डेट का लेके दिखाऊंगा, है ना। वो थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर आपको समझ में आ जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट की स्टार्ट डेट है 1 जुलाई और एंड डेट है 7 सितंबर। हाँ, इंटरनेट बैंकिंग से ये स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है। स्टैंडर्ड बाकी सब बैंक का भी ऐसे डाउनलोड होता है। ये एसबीआई का स्टेटमेंट है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार पेटीएम की रिपोर्ट्स डाउनलोड में लगा देते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अब जैसा कि हमारा बैंक स्टेटमेंट है 1 जुलाई से 7 सितंबर का, तो 1 जुलाई को क्या वार था मैं कैलेंडर से देख लूंगा। तो 1 जुलाई को बुधवार था, तो यानी कि जो 30 जून को भी पेमेंट हुआ होगा वो भी 1 जुलाई को मेरे बैंक अकाउंट में सेटल हुआ दिखेगा। उसी तरीके से 7 सितंबर, 7 सितंबर को क्या था, मंडे था, यानी कि 6 तारीख का, 6 सितंबर तक का जो भी पेमेंट हुआ होगा वो मुझे इस बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा जो मैंने अभी डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले पेटीएम डैशबोर्ड ओपन करें। पेटीएम डैशबोर्ड में स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूँ। आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिख जाएंगे। आपको कभी भी डाउनलोड करना, आप या तो ट्रांजेक्शन्स डाउनलोड कर सकते हैं, सेटलमेंट पर ट्रांजेक्शन डाउनलोड करें। सबसे पहले आप जाएं, यहाँ पे कस्टम रेंज सेलेक्ट करने के लिए होगा। अभी क्योंकि स्क्रीन स्क्रॉल नहीं होती, मुझे वापस मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो मैं 30 जून से सेटलमेंट लेना स्टार्ट करूंगा। और क्योंकि एक ही महीने का आता है ट्रांजेक्शन, तो अपन एक बार 30 जून को देख लेते कि और कुछ ट्रांजेक्शन हुए थे क्या। 30 जून को कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुए। अब मैं मंथली ट्रांजेक्शन डाउनलोड कर लेता हूँ। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के ट्रांजेक्शन। तो ये टोटल 54 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं और अमाउंट दिख रहा है 1,32,000 का। इसको मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा, डाउनलोड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट अभी ये रिपोर्ट्स में जाके डाउनलोड होने लग जाएगी। सिमिलरली मैं वापस कस्टम रेंज में जाऊंगा, अगस्त का स्टेटमेंट डाउनलोड करूंगा। 1 अगस्त से 31 अगस्त, इसको भी हम डाउनलोड रिपोर्ट कर लेंगे। और फिर 1 सितंबर से मैं 6 सितंबर तक का ट्रांजेक्शन लूंगा, डन करके इसको भी हम डाउनलोड रिपोर्ट कर लेंगे। ये सारी रिपोर्ट्स मुझे यहाँ दिख जाएगी। मैं एक एक करके इन रिपोर्ट्स को क्लिक करूंगा, फिर क्रोम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ये तीनों रिपोर्ट पहले से डाउनलोड कर रखी है। तो ये पेटीएम की हमने रिपोर्ट्स डाउनलोड कर ली। सेकंड, अब हम जाते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट में। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट में पूरी ये इन्फॉर्मेशन आएगी। अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की, हम सिर्फ उसको रख लेते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू, डेबिट क्रेडिट एंट्रीज,
और मैं इसको एक नई शीट में पेस्ट कर दूंगा जिसमें मैं नाम भी दे देता हूँ, बैंक स्टेटमेंट। तो ये सारी एंट्रीज हमने पेस्ट कर दी। अब अलग अलग तरीके से हमारे पास पेमेंट आता है, तो हम एक एक तरीके की अलग अलग एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पेटीएम। मैं फिल्टर लगाऊंगा यहाँ पे। पेटीएम कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। तो 197 कम्युनिकेशन से जो भी ट्रांजेक्शन आते हैं वो पेटीएम के होते हैं। तो अगर आपके पास नया एक्सेल है तो डायरेक्ट आपको फिल्टर में सर्च बार दिखेगी, और जिनके पास भी पुरानी एक्सेल की एप्लीकेशन है उनके लिए आप क्या करें, टेक्स्ट फिल्टर पे जाके क्लिक करें, है ना, अलग अलग ऑप्शन आएंगे, उसमें से आप सेलेक्ट करें कंटेन्स, और कंटेन्स में आपको लिखना है 197, ठीक है, और ओके करें। अभी 197 के जितने भी ट्रांजेक्शन थे सारे फिल्टर लग के सिर्फ वही वही दिखाई दे रहा है। अभी मुझे क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करके मैं एक और वापस इसमें नई शीट बनाऊंगा पेटीएम नाम से, उसमें सेव कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया पेटीएम का ट्रांजेक्शन। वापस मैं बैंक स्टेटमेंट में जाऊंगा, वापस मैं सब सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वित्तन ऐप। तो उस कंपनी का नाम है फाई कॉमर्स। तो वापस हम टेक्स्ट फिल्टर्स में जाएंगे, कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे, फाई कॉम लिखूंगा मैं, ओके कर दूंगा। तो फाई कॉमर्स के सारे ट्रांजेक्शन आ गए। मैं अब इनको भी कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा वित्त। तीसरा होता है भीम से जो आते हैं, बीबीपीएस। भीम की जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, अमेजन पे हुआ, तो वो आते हैं इन्फी बीम एवेन्यू से। अब मैं बार बार टैक्स फिल्टर में नहीं जा रहा, मेरे पास नया एक्सेल है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्फी और ओके कर रहा हूँ। तो इन्फी बीम एवेन्यूज के सारे ट्रांजेक्शन आ गए, इनको भी कॉपी कर लेंगे। ये मैं इसका नाम बीबी पे रख देता हूँ, जैसा हमें सेल पोर्टल पे दिखाई देता है। और क्या होता है हमारे पास, और एक ट्रांजेक्शन आते हैं आपको एचडीएफसी लिखे हुए। एचडीएफसी जो डायरेक्टली हमारे एचपीएस ऐप से थ्रू जो भी पेमेंट्स आते हैं, पर बैंक अकाउंट में वो सेटल होते हैं आईसीआईसीआई नोडल। एक बार सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वापस मैंने फिल्टर हटा दिया, अब मैं आईसीआईसीआई नोडल लिखूंगा, सिर्फ नोडल भी लिख सकता हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन आ गए हमारे पास। एक मिनट, मैं थोड़ा सा समरी के लिए एक बार पुरानी मेरी फाइल चेक कर रहा हूँ। हाँ, एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक नोडल। ये पीछे दो शीट्स खुली, आप उसको इग्नोर मार दे एक बार। एचडीएफसी हो गया। उसके बाद हमारा अगला ट्रांजेक्शन रहता है एसबीआई से आता है। एसबीआई से आता है जो डायरेक्ट कंज्यूमर नंबर लिख के आता है, तो मैं CONS लिख दूंगा, कंज्यूमर CONS। ट्रांजेक्शन में कंज्यूमर नंबर भी लिखा होता है। ये सारे ट्रांजेक्शन आपके क्विक विपन पे से जो आते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इनको भी मैं अलग से कॉपी कर देता हूँ। तो हाँ, इतने ऑप्शन हो गए हमारे पास। इसके अलावा एचपी रिफ्यूल से जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली हमारे उसी दिन सेम डे एंट्री में लोड अकाउंट में हमें दिख जाते हैं। तो वो भी कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा एक बार। तो सबसे पहले हमने बैंक स्टेटमेंट का बाइफर्केशन कर लिया कि किस किस से कितना कितना पैसा आया। अगर मुझे यार टोटल सम मानना है तो मैं सम का फॉर्मूला लगा के इनका टोटल भी लगा लेता हूँ कि कितना पैसा एसबीआई में आया हुआ है।
कितना पैसा HDFC से आया हुआ है? भीम से कितना पैसा आया? वितरण से कितना पेमेंट आया? और पेटीएम से कितना पेमेंट आया? तो मैंने बैंक स्टेटमेंट की भी अलग अलग सम बना लिया। तीसरा काम हो जाता है अब अपने सेल्स पोर्टल से ट्रांजेक्शन निकालना। जैसे कि बताया था, ये 30 जून से 6 सितंबर तक का सेटलमेंट मुझे बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा। इसमें भी एक एक महीने की रेंज रहती है, तो पहले हम एक बार 30 जून का देख लेते हैं। 30 जून का इन डीलर के कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम 1 जुलाई का ट्रांजेक्शन देंगे, सर्च करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन आ गए। अब इन ट्रांजेक्शन को मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबको सेलेक्ट करना है एंड तक। और कंट्रोल और सी दबा के मैं कॉपी कर लूंगा, और एक कोई भी नई हम फाइल में कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। इसी तरह से मैंने अगस्त का भी स्टेटमेंट डाउनलोड किया और 1 से 6 सितंबर तक का भी स्टेटमेंट डाउनलोड किया, और ये सारा ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ कॉपी कर लिया और इस पे मैंने फिल्टर लगा दिया। अब हम यहीं से सोर्स से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ अलग ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आया बीबी पे। बीबी पे ट्रांजेक्शन दिख रहा है हमको यहाँ अमाउंट में दिख जाएगा कि कितना अमाउंट का टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है 1 से 30 जून से लेके 6 सितंबर के बीच। मैं बस इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक्सेल में यहाँ नीचे मुझे सम दिख जाता है। तो मैं एक छोटी सी शीट बनाऊंगा, नई शीट बना लेते हैं हम। स्क्रीन को मैं हाफ कर देता हूँ। आप विंडोज की दबा के अगर कोई भी लेफ्ट राइट का बटन दबाएंगे तो स्क्रीन हाफ हो जाती है। सबसे पहले बीबी पे, ठीक है, सेल्स पोर्टल पे क्या दिख रहा है और बैंक स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस है तो कितनी रिफिल का डिफरेंस है, ये मैंने 3-4 कॉलम बना दिया। तो अभी बीबी पे का टोटल आया है मेरे पास, यहाँ अगर मैं नीचे देखूंगा 5,15,342.5, 5,15,342.5। ऐसे मैं एक बार सबका टोटल ले लूंगा, सभी का। HDFC 3 रिफिल का पेमेंट है, कितना पेमेंट है? 1837.5, 1837.5। HP रिफिल को हम अभी नहीं रखेंगे क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखता, सेल्स पोर्टल में दिखता, तो ये HP रिफिल को हम अभी नहीं रखेंगे। यहाँ पर पेटीएम, पेटीएम का टोटल आ रहा है 51,450, 51,450। अब इसमें क्योंकि QR कोड का टोटल भी मुझे अभी ऐड करना बाकी रहेगा। उसके बाद फाइकॉम और 5 ऐप। फाइकॉम आपका हो जाता है वित्तन ऐप और 5 ऐप हो जाता था इजी गैस ऐप। ठीक है, तो दोनों का एक साथ टोटल ले लेंगे। यार 2,37,650, 2,37,650। और फिर आ गया SBI। फाइनली हमारे पास SBI आ गया जिसका टोटल है 3062.5, 3062.5। अब मैं एक बार पेटीएम के टोटल में QR कोड का टोटल भी ऐड कर देता हूँ।
तो पेटीएम क्यूआर कोड का टोटल मैंने यहाँ पे समरी बना रखी थी, जो जो तीनों रिपोर्ट डाउनलोड की थी, टोटल था 2,21,917। तो मैं इसी ऐप में ऐड कर दूंगा टोटल 2,21,917। तो ये इन सब का टोटल मैंने लिख लिया। जिन एक्सेल शीट की जरूरत नहीं, मैं उनको बंद कर रहा हूँ। पेटीएम क्यूआर कोड का मेरा काम हो गया। इसको हम रहने देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हमने जो बैंक स्टेटमेंट में टोटल लिखी थी, स्क्रीन को मैं ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले एसबीआई की टोटल 3062.5 यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल 3062.5। उसके बाद एचडीएफसी की टोटल 1837.5 1837.5। उसके बाद है बीबीपी की टोटल 511667.5 511667.5। उसके बाद है विटरन की टोटल 24712.5। और फाइनली पेटीएम की टोटल 273,637। अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में जो अमाउंट है वो सेल्स पोर्टल से कितना कम या ज्यादा है। अगर माइनस में अमाउंट दिख रहा है, बैंक स्टेटमेंट से सेल्स पोर्टल माइनस किया, मतलब उतना अमाउंट कम आया है। ठीक है, तो ये टोटल आया। अब डीलर की रिफिल रेट हमें पता है कि 612.50 थी, तो मैं रिफिल में भी देख लेता हूँ कितना कम आया। 612.50। तो हमको दो में डिफरेंस दिख रहा है, एक वितरण ऐप में और एक भीम ऐप में। वितरण ऐप में ये डिफरेंस दिख रहा है कि 5 रिफिल का ट्रांजेक्शन हमको ज्यादा आया हुआ है। तो वितरण ऐप के साथ एक बड़ी दिक्कत ये थी कि कई बार कस्टमर पेमेंट करता था, उसके वहां से सक्सेसफुल हो जाता था, लेकिन हमारे यहाँ फेल दिखाता था। तो हमको सेल्स पोर्टल में वो ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं देता था, पर अगले दिन हमारे बैंक अकाउंट में सेटल हो जाता है। तो अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जिस समय का हम रिकैंसिलेशन कर रहे हैं, उस समय के बीच 5 ऐसे ट्रांजेक्शन हुए जो कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो चुके थे, हमको वितरण ऐप में फेल दिखाई दिए, इसलिए हमारे सेल्स पोर्टल पे भी उसकी कोई एंट्री नहीं दिखाई दी, पर अगले दिन उसका सेटलमेंट हमारे बैंक स्टेटमेंट में आ गया। तो ये कस्टमर को भी उसका रिफंड नहीं मिलता है। तो कई बार अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि वितरण ऐप से कस्टमर कह रहा है कि पेमेंट हो गया है और आपके यहाँ पे पोर्टल में दिखाई नहीं दे रहा, तो आप वेट करें, अगले दिन आप टोटल देख लें कि उस वितरण ऐप का फाई कॉमर्स से कितने रिफिल का पेमेंट आया। आपको अगर एक रिफिल फेल हुई है तो ज्यादातर केसेस में, अभी तक तो जितने भी केसेस देखे सब में ये हुआ है कि एक रिफिल का पेमेंट डीलर को आधा आ जाता है, तो उससे आप कस्टमर का स्टेटमेंट सेटल कर सकते हैं। बीबीपीएस में हम ये देख रहे हैं कि 6 रिफिल का पेमेंट कम आया है। तो अब ये 6 रिफिल हम कैसे ढूंढे? तो वैसे तो मुझे इनके स्टेटमेंट में आसानी से मिल गई थी, नहीं तो क्या होगा, आपको फिर एक एक महीने का ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा कि इस एक महीने का टोटल, जैसे हमने ये 2.5 महीने का बनाया, वैसे आप 1 महीने का बनाइए और देखिए कि किस एक महीने में गलती हो रही है। पर इसमें हमको आसानी से इसलिए मिल जाएगी क्योंकि मैं एक बार फिर से बीबीपे के सारे ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने सेल्स पोर्टल से स्टेटमेंट डाउनलोड किया। अब आगे यहाँ पेमेंट स्टेटस दिखता है, क्लोज्ड या सक्सेसफुल, और जो खाली होगा वो ब्लैंक दिखेगा। तो मैंने जब ब्लैंक का फिल्टर लगा के देखा तो मुझे 6 कस्टमर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका पेमेंट अभी तक डीलर को मिला नहीं है, और इनका ट्रांजेक्शन डेट है 11 अगस्त, 10 अगस्त, 5 सितंबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर, है ना। हो सकता है 7 सितंबर के बाद पेमेंट आ चुका हो, ये हो सकता है कि पेमेंट अभी तक नहीं आया हो। वैसे तो यही हो सकता है कि पेमेंट नहीं आया हो, आ चुका होता तो अभी इसके सामने कंप्लीट लिखा हुआ आता। तो पेमेंट अभी हमको यहाँ पे इन 6 रिफिल का दिख नहीं रहा। तो ये वीडियो अभी इतना ही। इससे हम देख सकते हैं अपना अकाउंट आप रिकंसाइल कर सकते हैं। आप किसी भी समय का रिकंसाइल करना चाहें, आधे घंटे में आप उसको रिकंसाइल कर पाएंगे। अब जो हमें गलतियां दिखी है, डिफरेंस दिखी है, उसको कैसे सुधारना है, जो 6 रिफिल का पेमेंट नहीं आया उसके लिए क्या प्रोसेस करना है, वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। थैंक यू।